हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। इन शॉर्ट, स्टडी इन इटली ए टू जी सारा प्रोसेस जो है वो डिटेल में हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो वीज़ा पर बात करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ जो होती है वो वीज़ा होता है। आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें, आपको एडमिशन मिल जाता है, आप स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, मिल भी जाती है, सब चीज़ें हो जाती है। और एट द एंड जाकर आपको अगर वीज़ा ना मिले तो सारी आपकी मेहनत जो है वो बेकार है। तो सबसे पहले हम वीज़ा पर बात करते हैं कि अभी जो पिछले साल वीज़ा रिजेक्शंस जो हैं वो इस्लामाबाद से और कराची से बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शंस हैं। तो काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए और वो कहते हैं कि हम इस साल वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, इटली के लिए हम एडमिशन अप्लाई नहीं करेंगे। इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या हो सकता है? तो रिजेक्शन जो है बहुत सारी इस वजह से होती हैं कि लोगों की जो फाइल्स होती हैं ना वो ठीक प्रिपेयर नहीं होती। अभी जब मैं पिछले दिनों पाकिस्तान में था तो मैंने 2 मीटअप्स रखे थे, उसमें काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट से मिला। तो उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो वीज़ा फ़ाइल थी, वो वीज़ा फ़ाइल ठीक नहीं थी। मतलब लोग कहते हैं ना कि यार हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, या हमें रिफ्यूज़ल मिल रहा है या रिजेक्शन आ रही है, तो कोई ना कोई वजह होती है। और अगर किसी की फ़ाइल पूरी प्रिपेयर है तो फिर उनको भी वीज़ा नहीं मिलता, रिजेक्शन लग जाती है, उसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो तो बहुत अच्छे से अपनी वीज़ा फ़ाइल प्रिपेयर करें, और सारे जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अच्छे से आप प्रिपेयर करें और उसको अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करें, फिर सबमिट कराएँ, और होपफुली और आई होप कि आपका वीज़ा लग जाएगा। अब बात करते हैं कि स्टडी इन इटली होता क्या है और कैसे होता है। तो इसके 3 से 4 स्टेप्स हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में होता है कि आपको एडमिशन मिल गया तो इसका मतलब आपको हर हाल में स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि सबसे पहले आप जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो। एडमिशन्स ओपन होते कब हैं? अभी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ या 4 यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, आपका एडमिशन हो जाता है। तो दूसरा स्टेप जो होता है वो प्री एनरोलमेंट कहता है। अब प्री एनरोलमेंट होता क्या है? प्री एनरोलमेंट मतलब कि एक जो होती है एनरोलमेंट जो आप यहाँ पहुँचने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी में जाके करते हो, और प्री एनरोलमेंट उससे पहले वाली एनरोलमेंट कि आप एक पोर्टल है जिसे यूनिवर्सिटैली पोर्टल कहते हैं, वहाँ पर जाके अपनी सारी डिटेल्स पुट करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। ये एडमिशन मिलने के बाद का प्रोसेस है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो और वहाँ उसको सबमिट करते हो, और उसके बाद होता ये है कि उसकी एक समरी होती है, जो आप अपनी डिटेल्स पुट करते हो उसकी एक समरी आपके पास आती है, कॉपी, और दूसरी समरी जो है वो आपकी एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट फॉरवर्ड होती है। अगर आप कराची से हो, कोयटा से हो, सिंध से हो, बलूचिस्तान से हो, तो आपकी जो समरी है वो कराची फॉरवर्ड होगी, कराची कॉन्सुलेट। और अगर आप पंजाब से हो, फाटा से हो, गिलगित से हो, या उसके आसपास के एरिया से हो सॉरी, तो आपकी फ़ाइल जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी फॉरवर्ड होगी, आपकी समरी। तो ये था दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरे स्टेप से पहले बता दूँ कि प्री एनरोलमेंट की जो है वो एक फ़िक्स डेट होती है। लास्ट ईयर जो है वो 20 या 21 मार्च को प्री एनरोलमेंट खुली थी, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलती है। तो हम पाकिस्तान वालों के लिए ये है कि आप जितनी जल्दी प्री एनरोलमेंट करेंगे, उतनी जल्दी जो है आपकी समरी जो है वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट में फॉरवर्ड होगी। कराची वालों के पास ये ऑप्शन है कि लास्ट ईयर तक तो ये था कि आप वॉक इन पर जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करा सकते थे, लेकिन इस साल नहीं पता कि इस साल क्या होने वाला है। उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप। थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप थोड़े से मिलते-जुलते हैं। अब मिलते-जुलते हैं इस सेंस में कि कुछ रीजन्स, इटली में जो है वो रीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स, और स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है वो उसी बेसिस पर मिलती है जो कहते हैं रीजनल स्कॉलरशिप। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि एमिलिया रोमानिया है, उसमें एर्गो स्कॉलरशिप है, फिर डीएसयू है, मिलानो वाला एरिया है, फिर लाज़ियो रीजन है, टोस्काना रीजन है। इस तरह हमारे यहाँ सूबे हैं ना, सिंध, पंजाब, इस तरह उनके यहाँ डिफरेंट रीजन्स हैं, और हर रीजन की सरकार जो है स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है। तो इसीलिए उसे कहते हैं रीजनल स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर कुछ रीजन्स में ऐसा होता है कि आपकी स्कॉलरशिप लेट ओपन होती है और आप लेट अप्लाई करते हो। एडमिशन तो आपका हो गया है, आपने प्री एनरोलमेंट भी कर दी है, समरी भी फॉरवर्ड हो गई है। उसके बाद आपका आता है स्कॉलरशिप या वीज़ा। अब कुछ रीजन्स ऐसे हैं कि उसकी स्कॉलरशिप की डेट पहले अनाउंस हो जाती है। आपने वीज़ा फाइल सबमिट नहीं करी, लेकिन डेट पहले अनाउंस हो गई। तो आप क्या करते हो? अपनी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रिपेयर करते हो, प्रिपेयर करके उनको सबमिट कराते हो, फिर उसके बाद वीज़ा फाइल आप सबमिट करते हो। ऐसा नहीं है कि वीज़ा फाइल आप ऐसे ही जाके सबमिट करा दो। जब तक स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, साथ-साथ में आप स्कॉलरशिप के वीज़ा डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर देते हो। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स
वो होते क्या हैं, उसकी एक बहुत बड़ी चेकलिस्ट आती है। उससे पहले वी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स में जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर आप किसी बंदे से सुनो कि रीजनल स्कॉलरशिप या वो बोले नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, तो वो दोनों एक ही चीज़ हैं। अब नीड बेस में क्या होता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो उनको दिखानी पड़ती है। अब वो कैसे दिखाओगे? लेट्स से आप एफबीआर में फाइलर नहीं हो, तो आप वीज़ा फाइल भी नहीं कर सकते, स्कॉलरशिप भी नहीं कर सकते। तो आपका जो भी स्पॉन्सर है, आपके फादर, आपकी मदर, आपके भाई-बहन, जो भी इसका आपका स्पॉन्सर है, आप क्या करोगे? उनके जो है टैक्स रिटर्न्स जो होते हैं वो जब एफबीआर में दिखाते हो, तो वो आपको पूरे साल की इनकम बना के देते हैं, जिसे कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट। अब वो सर्टिफिकेट जो है आप उसके साथ एक और सर्टिफिकेट होता है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, वो आपका तहसीलदार, मुख्तियारकार या एफबीआर वाले बना कर देते हैं। आपने करना ये है कि आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट, अपनी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें लेकर आपने जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान, मोफा। मोफा से फिर आपने ये दोनों अटेस्ट कराने हैं, वेरीफाई होते हैं, वेरीफाई कराने हैं। फिर उनको इटालियन जो है इधर इटली में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है, वहाँ से उसको आपने ट्रांसलेट कराना है। ट्रांसलेट कराने के बाद यहीं के ऑफिस से उसको लीगलाइज़ कराना है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज़ हो गए, तो समझो कि आपके डॉक्यूमेंट्स अभी इटली में एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद आप जो है लास्ट डेट से पहले-पहले अप्लाई करते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, आपका काम ख़त्म। अब आखिरी चीज़ रह जाती है फिर आपका वीज़ा। तो आप वीज़ा फ़ाइल पूरी प्रिपेयर करते हो। अब उसमें आपको क्या-क्या सबमिट कराना है, वो आपको एक चेकलिस्ट मिलती है और वो चेकलिस्ट होती है एम्बेसी या कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर। अगर आपने वीडियो मेरी नहीं देखी, तो मेरी लास्ट ईयर की वीडियो है, आप वो देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी, तो इस साल की मैं अपडेटेड चेकलिस्ट जब आएगी, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आपने वो सारे चेकलिस्ट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और फिर वो अपने वीज़ा फाइल के साथ सबमिट करा देना है। अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी या फिर वो आपको अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या कॉल करेंगे। और अगर आप कराची से हो तो प्रोसेस अगर वॉक इन है तो सिंपल आपने अपनी फ़ाइल लेकर जानी है, सबमिट कराना है और आपने वेट करना है कि आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता है। आखिरी चीज़ जो कि मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, वो अभी मुझे याद आई, जो है सबसे इम्पॉर्टेंट भी, वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट या फिर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर आपका स्पॉन्सर। तो अगर आपका कोई स्पॉन्सर है, लेट्स से आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं या भाई-बहन जो भी हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं और वीज़ा के लिए आपके स्पॉन्सर का होना लाज़मी है। और उसके अलावा आप सेल्फ स्पॉन्सर भी हो सकते हैं, जिसकी बहुत अलग सी डिटेल है, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अगर आपके कोई स्पॉन्सर हैं, तो उनके अकाउंट में मैं पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से आपको बताता चलूँ, होने चाहिए कोई तकरीबन आज की डेट में या फिर अभी हालात जो आगे आने वाले हैं इलेक्शन के बाद भी, तो मैं अगर आपको बताऊं कि आपके अकाउंट में 30 लाख होने चाहिए। अगर आपने सेफ साइड पे रहना है, आप ये मत कहो कि किसी के 20 लाख मिलेगा, किसी का 25 लाख मिलेगा, ठीक है? आगे के हालात किसी को नहीं पता, यूरो जो है वो 315 पे पहुंच गया है। और डॉक्यूमेंट के हिसाब से, चेकलिस्ट के हिसाब से आपके अकाउंट में होने चाहिए 6,100 यूरो। 6,100 यूरो, 6,000 यूरो कितने बनते हैं? 315 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो उतने यूरो बनते हैं। इसी तरह ये अमाउंट जो है आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में होनी चाहिए। उसके अलावा आपने इसका प्रूफ देना है ये पैसे आए कहाँ से। लेट्स से आपके फादर का कोई बिज़नेस है, आपके फादर स्पॉन्सर हैं और बिज़नेस एफबीआर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपके फादर के पास बिज़नेस के सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसकी जो हर महीने की जो क्या कहते हैं इनकम है या जो भी है वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी होगी, तो आपने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और अगर किसी के फादर या उसके भाई उसके स्पॉन्सर हैं, लेट्स से भाई इसका स्पॉन्सर है और भाई सैलरीड पर्सन है, तो वो अपनी सैलरी स्लिप्स और अपनी जॉब का जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये चीज़ें और इससे मिल रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ना बोलो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, सब आपने सबमिट करा देना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई बात रह गई है और कोई चीज़ मिसिंग है, तो आई एम रियली सॉरी। आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। और अगर आपको फिर कोई ऐसी चीज़ पूछनी है जो कि बहुत डिटेल में है, आप उस मुझे एक सजेशन दें कि प्लीज़ इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो फिर मैं उस टॉपिक पर बनाऊँ। वस्सलाम।